अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज हमें ये बताता है कि अगर वो गैस किसी कंटेनर में बंद हो तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान वेलोसिटी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक गैस के मॉलिक्यूल्स हर वक्त मूव करते रहते हैं और कोलाइड करते रहते हैं। तो कोलिजन की वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी हर लम्हा चेंज होती रहती है। तो फिर हम लोग किसी गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कैसे बता सकते हैं अगर वेलोसिटी हर लम्हा चेंज होती रहती है। तो इस चीज को पढ़ने के लिए जो मैक्सवेल है उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज का एक लॉ ड्राइव किया जिसे कहते हैं मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है, जैसा कि ये दो लफ्जों से मिलकर बनी है, काइनेटिक मीन मोशन एंड मॉलिक्यूलर मीन मॉलिक्यूल्स, कि गैस जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल होती है जिनको मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। और वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर, और वो मॉलिक्यूल जो है हर वक्त काइनेटिक में रहते हैं यानी मोशन में रहते हैं। तो हम ये पहले ब्राउनियन मूवमेंट के टॉपिक में आप लोग पढ़ चुके हैं कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो हर वक्त रैंडमली मूव करते हैं, जिग जैग मोशन होती है उनकी। ब्राउन नामी साइंटिस्ट ने इस बात को वेरीफाई किया कि गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर में कि गैस जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल पर मुश्तमिल होती है जिनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं, एंड काइनेटिक मीन वो पार्टिकल मोशन में रहते हैं। और ब्राउन नामी साइंटिस्ट ने बताया कि वो मॉलिक्यूल की वो मोशन जो है वो जिग जैग या रैंडम होती है। तो रैंडम मोशन का रिजल्ट जो है वो हमेशा कोलिजन होता है। अब अगर मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे तो हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हर लम्हे चेंज होती रहेगी। अगर वेलोसिटी चेंज होती रहेगी तो ये तो इंतहाई मुश्किल काम है कि किसी भी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के बारे में प्रिडिक्ट करने की उसकी वेलोसिटी क्या है। ये तो इंतहाई मुश्किल काम है, लेकिन मैक्सवेल ने ये काम किया और उसने बताया कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान वेलोसिटीज जो है वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसको लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज कहते हैं। एक मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज जो है, इसके जब हम फाइनल इक्वेशन ड्राइव करेंगे उसमें से हमें तीन बातों का पता चलेगा। नंबर वन, बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत कम होती है। नंबर टू, बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। एंड नंबर थ्री, ज्यादातर मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी वेलोसिटी एक खास रेंज में होती है। सपोज आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और मैं उन तमाम बच्चों की हाइट मेजर करना शुरू कर देता हूँ और एक पेज पे एक स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ, उसके आगे उसकी हाइट लिखता हूँ, दूसरे दूसरे स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ, उसकी हाइट लिखता हूँ, तीसरे स्टूडेंट का नाम लिखता हूँ, उसकी हाइट लिखता हूँ। और फिर एंड पे मैं जरा देखता हूँ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनकी हाइट जो है वो 6 फीट से ज्यादा है। तो बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिनकी हाइट 6 फीट से ज्यादा होगी। इसी तरह उस पूरी लिस्ट में से मैं देखता हूँ 50 बच्चों की लिस्ट जिस पर मैंने हाइट लिखी हुई है, मैं देखता हूँ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 5 फीट से कम है। तो मुझे पता चलेगा बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है वो 5 फीट से कम है। ज्यादातर बच्चे जो हैं उनकी हाइट जो है वो 5 और 6 फीट के दरमियान होती है। यानी बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 6 फीट से ज्यादा है, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 5 फीट से कम है, ज्यादातर बच्चों की हाइट जो है वो 5 और 6 फीट के दरमियान है। तो उस पेज के ऊपर से काउंट करके मैं बता सकूंगा कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 5 और 6 फीट के दरमियान है। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई गैस किसी कंटेनर में या किसी वेसल में बंद होती है तो बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है यानी इन्फिनिटी तक होती है। बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी वेलोसिटी बहुत कम होती है यानी जीरो होती है। ज्यादातर मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी एक खास रेंज में होती है। सपोज किसी गिवन टेम्परेचर पे अगर मैं देखूंगा तो और मैं कहूंगा कि कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी जो है वो 2000 मीटर पर सेकंड है। कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं रूम टेम्परेचर पे, तो हमें बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे मिलेंगे जिनकी वेलोसिटी 2000 मीटर पर सेकंड से ज्यादा हो। इस तरह बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल मिलेंगे जिनकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो। बहुत कम ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, वेरी लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी जीरो के नजदीक होगी। ज्यादातर मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी एक खास रेंज में होगी।
सपोज मैं मालूम करना चाहता हूँ ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी 200 से 202 मीटर पर सेकंड के दरमियान है। कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं? तो जाहिर है हमें वो मॉलिक्यूल काउंट करना पड़ेंगे कि कितने वो मॉलिक्यूल हैं। जैसे यहाँ हमने कहा कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 5 और 6 फीट के दरमियान है, ये तो हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। हमने एक लिस्ट बना ली, उसके ऊपर से काउंट कर सकते हैं। लेकिन इन मॉलिक्यूल को काउंट करना बहुत मुश्किल है। मैक्सवेल ने एग्जैक्टली यही काम किया। उसने ये कहा किसी भी खास रेंज के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है, जैसे 200 से लेकर 202 मीटर पर सेकंड के दरमियान कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी इस रेंज में। तो मैक्सवेल ने एग्जैक्टली यही काम किया। उसने एक फार्मूला ड्राइव किया और उस फार्मूले में हम लोग मालूम कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके मालूम कर सकते हैं कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी वेलोसिटी 200 से 202 मीटर पर सेकंड के दरमियान होती है। ये हम मालूम कर सकते हैं। और हम जब फार्मूला ड्राइव कर चुकेंगे तो हमें पता चलेगा कि किसी खास वेलोसिटी की रेंज के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ये डिपेंड करता है गैस कौन सी है, यानी गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या है और उसका टेम्परेचर क्या है। इन बातों पे डिपेंड करता है। और तीसरा कि हमने वेलोसिटी की रेंज कौन सी सिलेक्ट की है। तीन बातों पे डिपेंड करता है। गैस कौन सी है, यानी उसका मॉलिक्यूलर गैस मुख्तलिफ होगी तो मॉलिक्यूलर मास मुख्तलिफ होगा। अगर हम हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे उसका मॉलिक्यूलर मास 2 है। अगर नाइट्रोजन की बात करें उसका मॉलिक्यूलर मास 28 है। ऑक्सीजन गैस की बात करें उसका मॉलिक्यूलर मास 32 है। तो अगर गैस चेंज होगी तो मॉलिक्यूलर मास चेंज होगा। इसी तरह टेम्परेचर चेंज होगा तो कम टेम्परेचर के आप लोगों को पता है मॉलिक्यूल आहिस्ता मूव करते हैं, ज्यादा टेम्परेचर पे तेजी से मूव करते हैं। तो वेलोसिटी रेंज के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। इस तरह वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। तो अभी हम वेलोसिटी वाली बात को फोकस करते हैं। अगर हमने ये इक्वेशन ड्राइव करनी है तो हम वेलोसिटी वाली बात को फोकस करते हैं। किसी वेलोसिटी रेंज के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी वो दो बातों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 वेलोसिटी की रेंज कौन सी सिलेक्ट की है। नंबर 2 उसका इंटरवल क्या सिलेक्ट किया है। सपोज अगर 200 से लेकर 202 मीटर पर सेकंड के दरमियान मॉलिक्यूल की तादाद में देखना चाहता हूँ वो कुछ और होगी। इसी तरह अगर मैं देखना चाहता हूँ 200 से लेके 205 या 210 मीटर पर सेकंड के दरमियान कितने मॉलिक्यूल है। सपोज 200 से 202 मीटर पर सेकंड के दरमियान हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल है। 1000 मॉलिक्यूल ऐसे हैं, टोटल फर्ज कर लें हमारे पास 50,000 मॉलिक्यूल है। तो 50,000 मॉलिक्यूल में से 1000 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी 200 से 202 मीटर पर सेकंड के दरमियान है। लेकिन अगर मैं ये इंटरवल बढ़ा दूं 200 से 210 मीटर पर सेकंड के दरमियान मॉलिक्यूल की तादाद मालूम करना चाहूँ, क्योंकि हमने इंटरवल बढ़ा दिया है तो मॉलिक्यूल्स की तादाद भी ज्यादा होगी। इस इंटरवल में 5000 मॉलिक्यूल है, मैं फर्ज कर रहा हूँ। यानी अगर इंटरवल बड़ा होगा तो उसके दरमियान मॉलिक्यूल की तादाद भी ज्यादा होगी। इसी तरह तो एक बात होगी इंटरवल पे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी का इंटरवल कितना लिया है, और दूसरी बात वेलोसिटी पे डिपेंड करता है वेलोसिटी कौन सी सिलेक्ट की है। आप सपोज मैं देखना चाहता हूँ 200 से 202 मीटर पर सेकंड के दरमियान कितने मॉलिक्यूल हैं, 1000। इसी तरह अगर मैं देखूं 1000 से 1002 के दरमियान कितने मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि वेलोसिटी हमने बढ़ा दी है, वेलोसिटी बढ़ा दी है तो अब इसमें कम मॉलिक्यूल है। सपोज इसमें 300 मॉलिक्यूल। तो किसी भी वेलोसिटी रेंज में कितने मॉलिक्यूल होंगे डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कौन सी सिलेक्ट की है। अगर 200 से 202 मीटर पर सेकंड की इसमें ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, अगर 1000 से 1002 की है इसमें कम मॉलिक्यूल होंगे, यानी डिफरेंट होंगे मॉलिक्यूल के साथ। तो दूसरा इंटरवल कितना सिलेक्ट किया है, यहाँ 200 से 202 के दरमियान 1000 मॉलिक्यूल होंगे, 200 से 210 के दरमियान हमारे पास जो है वो 5000 मॉलिक्यूल है। तो किसी भी वेलोसिटी रेंज में कितने मॉलिक्यूल होंगे वो डिपेंड करता है उस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का फंक्शन होगा, और वो फंक्शन होगा किसका, इंटरवल क्या है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये लिखा है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक जो गैस है वो टिनी पार्टिकल पर मुश्तमिल होते हैं। पार्टिकल को मॉलिक्यूल्स एटम का नाम देते हैं। नोबल गैस होगी तो चूंकि नोबल गैस हीलियम, नियोन, आर्गन,
के जो छोटे से छोटे पार्टिकल को हम एटम कहेंगे, ये एटम का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है। तो चूंकि वो मॉलिक्यूल हर वक्त मोशन में रहते हैं, तो वो एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, तो उनकी वेलोसिटी हर लम्हे चेंज होती रहती है। तो हम the speed of a gas molecule changes continuously as a result of collision with other molecule and with the walls of container. Thus, the net result is that one cannot speak of the speed of individual molecule. Rather, one must consider the statistical average of the speed of the whole collection of gas molecule. यानी एक खास रेंज ऑफ वेलोसिटी के अंदर गैस के मॉलिक्यूल की तादाद क्या होगी, इसे बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एवरेज। इस तरह एक और बात मैं करना चाहता हूँ, जब कोई गैस किसी कंटेनर के अंदर या किसी सिलेंडर में बंद होती है, उस गैस के खास प्रेशर होता है। उस गैस के साथ एक मीटर लगा के, जिसको मैनोमीटर कहते हैं, वो मीटर लगा के चेक किया जा सकता है कि उसके अंदर कितना प्रेशर है। तो जाहिर है अगर टेम्परेचर चेंज नहीं किया आपने तो वो प्रेशर कांस्टेंट हो। इसी तरह उसका वॉल्यूम भी हमें पता है कि ये 10 लीटर का सिलेंडर है, टेम्परेचर भी हमें पता है कि हमने किस टेम्परेचर पे वो सिलेंडर रखा हुआ है। तो चूंकि ये जो ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, किसी सिलेंडर में तो गैस पड़ी है तो उस गैस के लिए तीनों पैरामीटर चूंकि चेंज नहीं होते, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक वेलोसिटी रेंज के अंदर मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है वो भी चेंज नहीं होगी, मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो फिक्स रहेगी। अब इस बात का मतलब आप लोग सुने कि इस बात का मतलब क्या है। सपोज हम लोग एक सिलेंडर के अंदर इतना एक वॉल्यूम एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेंडर के अंदर हम लोग एक इतना वॉल्यूम एलिमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने इमेजिन किया सिलेंडर के अंदर एक वॉल्यूम एलिमेंट इतना, इसमें सपोज इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर अगर मॉलिक्यूल की जो तादाद है, इस वॉल्यूम एलिमेंट में मॉलिक्यूल की तादाद जो है, सपोज इसका जो लेंथ है इसकी वो du है, इसकी विड्थ जो है वो dv है, और इसकी हाइट जो है वो dw है इसकी। हम कह सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है, ये जो हमने छोटा सा एक क्यूब लिया है सिलेंडर के अंदर, इसका वॉल्यूम du, dv और dw होगा। इसके अंदर सपोज हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल हैं इस क्यूब के अंदर, जो हमने सिलेक्ट किया है सिलेंडर के अंदर, सिलेक्ट किया तो इसमें 1000 मॉलिक्यूल है। अगर हम ये सिलेंडर में किसी दूसरी जगह पे, सपोज हमारे पास ये एक बहुत बड़ा सा सिलेंडर है, अगर हम इसमें ये वॉल्यूम एलिमेंट जो है, अगर हम ये वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, अगर सपोज इसमें 1000 मॉलिक्यूल है, तो अगर हम किसी दूसरी जगह पे इतना ही वॉल्यूम एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं तो इसमें भी 1000 मॉलिक्यूल होंगे, इसमें भी 1000 मॉलिक्यूल होंगे, इसमें भी 1000 मॉलिक्यूल होंगे। तो इसका मतलब है किसी गैस की जो डेंसिटी है वो सेम है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वॉल्यूम एलिमेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वॉल्यूम एलिमेंट। ये कांस्टेंट होता है, जितना इस वॉल्यूम एलिमेंट में मॉलिक्यूल है इतनी इसमें है, इतनी इसमें, इतनी इसमें। क्योंकि गैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम कह सकते हैं कि गैस की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है ना, तो हम कह सकते हैं कि इन क्यूब के अंदर गैस के मॉलिक्यूल की तादाद चूंकि सेम है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि गैस जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, गैस की डेंसिटी जो है वो सेम है, गैस की डेंसिटी में चेंज नहीं आ रहा, गैस की डेंसिटी सेम है। एक बात ये है आप कंसीडर करें। और दूसरी बात, सपोज हमने शुरू में ये कैलकुलेट किया है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी 200 से 202 मीटर पर सेकंड के दरमियान है, सपोज ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी 200 से 202 मीटर पर सेकंड के दरमियान है, अगर इनकी तादाद 1000 है, ये जो 1000 तादाद है ये हमेशा 1000 ही रहेगी। लेकिन ऊपर हम ये कह चुके हैं कि मॉलिक्यूल की स्पीड कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अगर मॉलिक्यूल की स्पीड चेंज हो रही है तो फिर तो कुछ मॉलिक्यूल की स्पीड 1000 से ज्यादा हो जाएगी, कुछ की 1000 से कम हो जाएगी। तो बात यह है, सपोज 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड 1000 से ज्यादा हो जाती है, 10 मॉलिक्यूल इनमें से ऐसे हैं तो जो इस रेंज में से निकल जाते हैं,
और 10 मालिक्यूल ऐसे मजीद आ जाएंगे टकरा के जिनकी वेलोसिटी फिर इस रेंज में होगी, ये तादाद 1000 ही रहेगी। सपोज 10 मालिक्यूल इस रेंज में से निकल जाते हैं तो 10 मालिक्यूल और आ जाएंगे जिनकी वेलोसिटी इस रेंज में, ये तादाद हमेशा 1000 ही रहेगी। किसी भी वेलोसिटी रेंज के अंदर जो मालिक्यूल्स की तादाद है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो मैं दो बातें यहाँ पे बता रहा हूँ, एक तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती मॉलिक्यूल्स की, वो कांस्टेंट रहती है, और दूसरा मैं बता रहा हूँ कि डेंसिटी चेंज नहीं होती। दो चीजें, एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन यूनिट वॉल्यूम वो चेंज नहीं होती, और दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज हो सकती है, यानी 1000 में से कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी जो है 1000 से ऊपर कुछ मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल की वो तादाद चेंज नहीं होगी, ये तादाद हमेशा 1000 ही रहेगी। 1000 मॉलिक्यूल ऐसे रहेंगे जिनकी वेलोसिटी जो है उस रेंज में रहेगी। हालांकि कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज्यादा होगी, लेकिन और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे आगे हैं जिनकी फिर जो वेलोसिटी है वो इस रेंज के अंदर शामिल होगी। तो किसी भी वेलोसिटी रेंज के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद कांस्टेंट रहती है, और दूसरी बात नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन यूनिट वॉल्यूम जिसको हम डेंसिटी बोलते हैं वो कांस्टेंट रहती है। तो अब अगर कोई गैस किसी सिलेंडर में बंद हो तो आप उस सिलेंडर का, वो ये सिलेंडर इसमें वो गैस है, तो यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, उस वाल्व के साथ आप लोग जैसे मोटरसाइकिल की ट्यूब में आप लोग हवा चेक करवाते हैं, इसी तरह इस सिलेंडर के साथ ये वाल्व लगा होता है, इसके साथ मीटर लगा के चेक किया जा सकता है कि इसके अंदर प्रेशर कितना है। तो इसका प्रेशर कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। आप बेशक 1 मिनट 10 मिनट बाद चेक करें, फिर 20 मिनट बाद चेक करें, तो अगर हवा लीकेज नहीं हो रही तो इसके अंदर जो प्रेशर है वो सेम रहेगा। तो इसका वॉल्यूम भी सेम है एक सिलेंडर का, उसमें सपोज 10 लीटर का सिलेंडर है तो सारी 10 सिलेंडर गैस भरी हुई है, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। जैसे ये ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज नहीं होते, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि गैस की डेंसिटी भी चेंज नहीं होती, और किसी वेलोसिटी रेंज के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद भी चेंज नहीं होती। इस बात का मतलब ये है कि जैसे प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज नहीं होते किसी आइसोलेटेड गैसेस सैंपल के, सिलेंडर में सपोज गैस पड़ी है, इसे हम कहते हैं आइसोलेटेड गैसेस सैंपल, तो इसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है अगर प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज नहीं होते तो हम लोग कह सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद चेंज नहीं होती, और किसी वेलोसिटी रेंज के अंदर मॉलिक्यूल की तादाद चेंज नहीं होती, इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, और किसी वेलोसिटी रेंज के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो भी इसकी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। उसके बाद किसी भी मालिक्यूल की इंडिविजुअल वेलोसिटीज मालूम करना मुश्किल है, क्योंकि मालिक्यूल्स की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और ये जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसके ऊपर काम किसने किया, इसके ऊपर जेसी मैक्सवेल ने काम किया। और ये जो मैं आप लोगों को बात बता रहा था, किसी भी वेलोसिटी रेंज के अंदर मालिक्यूल्स की तादाद जो है वो कांस्टेंट होती है, इस चीज को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद गिवन वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। किसी भी वेलोसिटी रेंज के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद कांस्टेंट होती है, इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट। हालांकि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हर लम्हे चेंज हो रही है, सपोज 200 से लेकर 202 मीटर पर सेकंड के दरमियान मॉलिक्यूल की तादाद 1000 है, ये तादाद हमेशा 1000 है। हालांकि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसमें से कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं 10 20 30 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो हर लम्हे जिनकी वेलोसिटी 1000 से ज्यादा हो रही है, लेकिन 10 20 या 30 मॉलिक्यूल और ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी पहले कम होगी और कोलाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटी इस रेंज में आ जाएगी, तो इन मॉलिक्यूल की वेलोसिटी 1000 ही रहेगी। By the term steady state, it does not mean that all the molecules retain their velocities unchanged. इसका मतलब ये नहीं है कि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अनचेंज है, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज होती रहती है। However, it only means that some molecules change their velocity due to collision. An equal number of other molecules acquire the original velocity. यानी अगर 20 या 30 मॉलिक्यूल कोलाइड करके वेलोसिटी 1000 से उनकी ज्यादा हो जाती है, तो 20 या 30 मॉलिक्यूल और ऐसे होते हैं जो कोलिजन के नतीजे में दोबारा 1000 जो दोबारा इतनी वेलोसिटी हासिल कर लेते हैं, और ये तादाद फिर 1000 की रहती है। इसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट। उसके बाद अजम्पशन क्या है,
assumption क्या है? assumption ये है the gas consists of molecule with all possible velocities ranging from 0 to infinity। तो हमें यहाँ पे स्पीड कहना चाहिए था। स्पीड जो है वो 0 से इन्फिनिटी होती है। अगर हम लोग वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सपोज एक मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो हम बहुत ज्यादा वेलोसिटी से, तो हम कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी प्लस इन्फिनिटी। और अगर कोई मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा वेलोसिटी से दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट, हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी माइनस इन्फिनिटी। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी अगर हम वेलोसिटी की बात करें, हम कहेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक उनकी वेलोसिटी है। स्पीड की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी 0 होती है और कुछ ऐसे जिनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, हम कह सकते हैं कि उनकी वेलोसिटी इन्फिनिटी होती है। तो पहले पोस्टुलेट से मुराद ये है कि किसी भी गैस के कंटेनर में कुछ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बहुत कम होती है, कुछ की बहुत ज्यादा होती है, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी हर रेंज में होती है। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड जो है वो चेंज होती है। When the gas is in steady state, its density almost remains uniform throughout। इसके बारे में पीछे आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर हम उस सिलेंडर के अंदर मुख्तलिफ वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे, उन वॉल्यूम एलिमेंट के दरमियान, सपोज आप लोगों के पास ये कोई गैस का सिलेंडर है, इस गैस के सिलेंडर के अंदर अगर आप लोग मुख्तलिफ जगहों पे एक जितने वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं, तो उनमें मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो कांस्टेंट होगी। एक जितने वॉल्यूम एलिमेंट लिए तो उनमें मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो कांस्टेंट होगी। अगर इसमें 1000 मॉलिक्यूल है, इसमें भी 1000 मॉलिक्यूल होंगे, इसमें भी 1000 मॉलिक्यूल होंगे, इसमें भी 1000 मॉलिक्यूल होंगे, इसमें भी। तो अगर सेम वॉल्यूम एलिमेंट लिए हैं तो उनमें मॉलिक्यूल्स की तादाद भी बराबर होगी, यानी गैस की डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होगी। और मैथमेटिकली इस बात को कैसे कहते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ यूनिट वॉल्यूम। सपोज आप लोगों ने डी यू, डी और डी डब्ल्यू इतने वॉल्यूम का एक वॉल्यूम एलिमेंट लिया है, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर मुख्तलिफ जगहों पे लिया है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट होंगे, यानी उसकी डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी। तो ये दूसरे पोस्टुलेट से मुराद है। पहला पोस्टुलेट है स्पीड 0 से इन्फिनिटी तक हो सकती है। दूसरे पोस्टुलेट से मुराद है कि डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रहती है। उस और एक तीसरी बात, ये मैंने पहले बताया कि डेंसिटी यूनिफॉर्म रहती है। और इसी तरह जो तीसरा पोस्टुलेट ये है वो ये है कि किसी भी वेलोसिटी की रेंज के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो कांस्टेंट रहती है। किसी भी वेलोसिटी की रेंज के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद कांस्टेंट रहती है। सपोज 200 से लेकर 202 मीटर पर सेकंड के दरमियान जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो अगर 1000 है शुरू में, तो वो मॉलिक्यूल की तादाद 1000 ही रहेगी। हालांकि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज चेंज हो रही हैं, लेकिन ये 1000 ही रहेंगी। तीसरे पोस्टुलेट से मुराद ये a definite number of molecule have velocities between definite ranges, though the velocities of individual molecule are changing। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी रेंज के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की टोटल तादाद है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। उसके बाद सपोज आप लोगों ने सपोज मैं ये वेलोसिटी कोऑर्डिनेट बना रहा हूँ, मैं ये वेलोसिटी कोऑर्डिनेट बना रहा हूँ। ये वेलोसिटी वेक्टर है। सपोज एक मॉलिक्यूल जो है, हम लोग जानते हैं कि कोई गैस जब किसी कंटेनर में बंद होती है, उसके मॉलिक्यूल जो हैं उसमें बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं। जब कोई गैस किसी कंटेनर में बंद होती है उसमें बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं। और वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हर डायरेक्शन में मूव करते हैं। कुछ मॉलिक्यूल ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल कम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होते हैं। हर डायरेक्शन में मॉलिक्यूल मूव, कुछ और ज्यादा वेलोसिटी के साथ, हर डायरेक्शन में मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, हर डायरेक्शन में मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं।
कुछ ज्यादा वेलोसिटी के साथ, कुछ कम वेलोसिटी के साथ। जब मैं बड़ा एरो लगाता हूँ तो इसका मतलब है वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, छोटे एरो से मुराद है वेलोसिटी कम है। तो किसी भी गैस के कंटेनर में, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को ये बताया है, गैस के मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटीज होती हैं वो 0 to infinity होती है, और गैस के मॉलिक्यूल हर डायरेक्शन में मूव करने की उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बराबर होती है हर डायरेक्शन में। तो ये मैंने वेलोसिटी वेक्टर बनाए हैं, मुख्तलिफ गैस के मॉलिक्यूल्स के मैंने वेलोसिटी वेक्टर बनाए हैं। इस बात का मतलब क्या है, किसी सिलेंडर के अंदर अगर गैस मौजूद हो, उस गैस के मॉलिक्यूल जो हैं हर डायरेक्शन में, चूंकि रैंडमली मूव करते हैं, हर डायरेक्शन में मूव करने की उनकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी, हर डायरेक्शन में मूव करते हैं और हर वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। जब मैं बड़ा एरो लगाता हूँ इसका मतलब वेलोसिटी ज्यादा है, छोटे एरो से मुराद है वेलोसिटी बहुत कम है। तो वेक्टर जो है उनकी एक और प्रॉपर्टी होती है, वेक्टर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि आप लोग वेक्टर को किसी और प्लेन में ड्रा कर सकते हैं एक पैरेलल वेक्टर के थ्रू। एक पैरेलल वेक्टर के थ्रू आप वेक्टर को किसी भी प्लेन में ड्रा कर सकते हैं। सपोज ये तो मैंने मॉलिक्यूल्स की बात की है, यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। मैं ये मॉलिक्यूल के वेक्टर है, मैं मॉलिक्यूल को मूव किए बगैर इन वेक्टर्स को इस इन वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स में शो कर सकता हूँ। मैंने यहाँ वेक्टर को इस तरह अरेंज करना है कि उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन रहेगा और वो इस वेलोसिटी कोऑर्डिनेट में, तो किसी गैस के सिलेंडर में मौजूद तमाम मॉलिक्यूल जो हैं, अगर उनको मैं यहाँ वेलोसिटी कोऑर्डिनेट पे ड्रा करूँ, मॉलिक्यूल को मैं मूव नहीं कर रहा, मैं उन मॉलिक्यूल का जो वेक्टर है उसको इस प्लेन में शो करूं, और हमेशा उनकी टेल अगर ओरिजिन पे हो तो क्या पिक्चर बनेगी वो देखते हैं। सपोज मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ से शो करना चाहता हूँ, तो मैं एक पैरेलल वेक्टर से इसको शुरू करूंगा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन होगा, बिल्कुल मैंने पैरेलल ड्रा की। इस तरह ये मॉलिक्यूल इसको मैं यहाँ शो करना चाहता हूँ, ये ऐसे मैं इस मॉलिक्यूल को शो करना चाहता हूँ। अरेंज करते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन पर है, और जो वेक्टर की लेंथ है क्योंकि वो वेलोसिटी के बारे में बताती है, तो ये आपने ख्याल रखना। सपोज मैं इसको यहाँ करना चाहता हूँ तो वेलोसिटी कम है तो ये ऐसे आएगा, मैं इस वेक्टर को यहाँ पे करना चाहता हूँ तो टेल जो है वो कहाँ पे आएगी, ओरिजिन पे। अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, अगर मैं इस वेक्टर को यहाँ पे इसको शो कर, तो जब मैं इन तमाम वेक्टर्स को, सपोज गैस में मौजूद तमाम मॉलिक्यूल्स को मैं इन वेलोसिटी कोऑर्डिनेट में अगर शो करने की कोशिश करूंगा, तमाम मॉलिक्यूल्स को अगर मैं यहाँ शो करने की कोशिश करूंगा तो ये सारी की सारी स्पेस भर जाएगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स हर डायरेक्शन में मुख्तलिफ वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी स्पेस जो है वो यहाँ पे भर जाएगी। तो वेक्टर को किसी भी दूसरी प्लेन में एक पैरेलल वेक्टर से ड्रा किया जा सकता है। ख्याल सिर्फ ये रखना है कि उनकी टेल ओरिजिन के ऊपर हो। मैंने यहाँ मॉलिक्यूल्स को मूव नहीं किया, मैंने वेक्टर्स को यहाँ मूव किया है, इस वेलोसिटी कोऑर्डिनेट में शो करने की कोशिश की है। अब एक तीसरी डायग्राम में मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंट है ये इन तमाम वेक्टर्स के एंड पॉइंट, ये इन तमाम वेक्टर्स के एंड पॉइंट। अगर मैं इन एंड पॉइंट को यहाँ एक तीसरे वेलोसिटी कोऑर्डिनेट में लगाने की कोशिश करूं, आप लोग देखेंगे कि ये सारी की सारी स्पेस इन पॉइंट्स से भर जाएगी। यहाँ मैंने आप लोगों के सामने जो शो किए हैं, यहाँ मैंने आप लोगों के सामने जो शो किए हैं वो कम शो किए हैं।
ये सारी की सारी स्पेस भर जाएगी। याद रखें, मैं ये जो यहाँ लिख रहा हूँ ये मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये पॉइंट मॉलिक्यूल को शो नहीं करते, बल्कि ये वेलोसिटी के वेक्टर को शो करते हैं। ये वेलोसिटी के वेक्टर को शो करते हैं, मॉलिक्यूल्स को शो नहीं कर रहे। तो ये सारी की सारी स्पेस भर जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हर डायरेक्शन में मुख्तलिफ वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहे हैं। सपोज अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसका मतलब है कि गैस का एक मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। सपोज मैं इस पॉइंट की बात करूं, याद रखें ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये वेलोसिटी कोऑर्डिनेट है। सपोज मैं इसकी बात करूं, इसका मतलब है गैस एक मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है और ज्यादा वेलोसिटी के साथ जा रहा है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इसका मतलब है गैस का मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है और कम वेलोसिटी के साथ जा रहा है। इसी तरह अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, इसका मतलब है गैस का मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में जा रहा है और ज्यादा वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो चूंकि गैस के मॉलिक्यूल्स हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसलिए पूरी की पूरी जो ये वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स की स्पेस है ये भर जाएगी। अब एक और बात काबिल गौर है कि यहाँ पे जो मैंने ये पॉइंट लगाया है ये मॉलिक्यूल को शो नहीं कर रहा, बल्कि मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को शो कर रहा है और मॉलिक्यूल की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इसी तरह एक वेलोसिटी वेक्टर मैंने इसी तरह ये लगाया, जिसके बारे में भी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। एक वेलोसिटी वेक्टर हमने ये लगाया और इसकी वेलोसिटी जो हमारे पास थी वो हमारे पास थी c। इसकी वेलोसिटी हमारे पास c है, इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी c है हमारे पास। अब आप लोग जानते हैं जैसे एक 2 डायमेंशनल प्लेन में अगर हम कोई पॉइंट लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है 2 डायमेंशनल प्लेन। मैं आप लोगों के सामने एक 2 डायमेंशनल प्लेन बना के उसके पॉइंट्स आप लोगों के सामने शो करने लगा हूं। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक 2 डायमेंशनल प्लेन है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है और इस 2 डायमेंशनल प्लेन में यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मुख्तलिफ स्केल दिया गया है कि 1 2 3। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3। अगर इस 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर मैं कोई पॉइंट लगाता हूँ, फर्ज किया सपोज मैं ये पॉइंट लगाता हूँ, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, हमें देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस से ये कितने फासले पे है और वाई एक्सिस से कितने फासले पे है। मैं कह सकता हूँ कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 3 और 2, क्योंकि एक्स एक्सिस से ये 3 अदद के फासले पे और वाई एक्सिस के 2 अदद से फासले पे। मैं कह सकता हूँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 3 और 2। अब चूंकि ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन थी, लेकिन एक गैस जब किसी कंटेनर में बंद होती है तो चारों तरफ वो मूव करती है, हर डायरेक्शन में मूव करती है। मैथ की जुबान में हम कहते हैं कि वो 4 पाई स्टेडियन में मूव करती है, यानी हर तरफ मूव करती है। 4 पाई स्टेडियन ये एक एंगल है कि हर तरफ मूव करती है। तो अब यहाँ चूंकि ये एक हमारे पास 2 डायमेंशनल स्पेस है और 2 डायमेंशनल स्पेस में कोई भी अगर आप लोग पॉइंट लेते हैं उसके कुछ एक्स एक्सिस से फासला होता है, कुछ वाई एक्सिस से फासला होता है, हम कहते हैं वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। लेकिन जो गैस चूंकि एक 3 डायमेंशनल या 4 पाई स्टेडियन एंगल को फॉलो करती है, हर डायरेक्शन में मूव करती है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास ये एक पॉइंट है, जैसे बाकी मैंने पॉइंट लगाया, मैं ये मॉलिक्यूल नहीं है, कीप इन माइंड ये मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि ये पॉइंट शो करते हैं कि एक मॉलिक्यूल किसी गैस के अंदर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो सपोज हमारे पास एक ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट का मतलब है मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है। अब इसके जाहिर है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 3 2, यानी एक्स एक्सिस से फासला 3, वाई एक्सिस से 2।
इसी तरह ये जो पॉइंट है इसके भी कोऑर्डिनेट होंगे, उनको कहेंगे वेलोसिटी कोऑर्डिनेट। सपोज एक्स एक्सिस से इसका जो फासला है वो हमारे पास u है, वाई एक्सिस से हमारे पास इसका जो फासला है वो v है, z एक्सिस से जो फासला है वो हमारे पास w है। हम ये कह सकते हैं कि u, v और w ये इस वेलोसिटी c के कोऑर्डिनेट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं। आप लोग एफएससी में कर चुके हैं, किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट हैं उनको शो कैसे करते हैं? वेक्टर के कंपोनेंट को हम कहते हैं उस रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंपोनेंट। हर कंपोनेंट का स्क्वायर उनको ऐड करें तो रिजल्टेंट के स्क्वायर के वो बराबर होंगे। ये एफएससी में वेक्टर वाले चैप्टर में आप लोग कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को इस बात की समझ आ गई होगी। मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट लूँ, सपोज मैं ये पॉइंट लेता हूँ, इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, और ये जो पॉइंट मैंने लिया है इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कुछ फासला होगा, वाई एक्सिस से होगा, जेड एक्सिस से होगा, तो मैं ये कहूंगा तो ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अब हम असल बात की तरफ आते हैं, जो चीज हम करना चाहते हैं। सपोज ये जो हमने एक मॉलिक्यूल सिलेक्ट किया है जिसकी वेलोसिटी c है, सपोज ये इसको 200, जैसे मैंने कहा था 200 और 202 के दरमियान। सपोज इस वेलोसिटी में हम यहाँ पे एक वॉल्यूम एलिमेंट लेने लगे हैं। सपोज हमने इस वेलोसिटी में हम देखना चाहते हैं कि सी और लेट मी ड्रा दिस विद सम अदर एरो विद सम अदर कलर, इसी से ड्रा करते हैं। हालांकि ये हमने लेना था कि सी, हम देखना चाहते हैं कि सी और सी प्लस डी सी कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो इस रेंज में, सी और ये हमारे पास सी आया है और ये जो हमारे पास वेक्टर आया है ये सी प्लस डी सी। हम देखना चाहते हैं कि इस रेंज में कितने मॉलिक्यूल हैं। तो पहले जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इसके अंदर अगर कोई पॉइंट आता है उस पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि ये मॉलिक्यूल है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल है उसकी वेलोसिटी ये लाई करती है। तो चूंकि हम वेलोसिटी रेंज की बात कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं सी और सी प्लस डी सी, यानी इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या है वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। सी एंड सी प्लस डी सी, इसके अंदर हम लोग मालूम करना चाहते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अगर इसके अंदर जो पॉइंट्स लाई करेंगे, अब सपोज एक पॉइंट ये लाई कर रहा है तो इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और इतनी वेलोसिटी। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर लाई करता है तो हम ये कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी इस रेंज में रहती है, सी एंड सी प्लस डी सी, यहाँ तक है और यहाँ तक, इसके दरमियान। तो जब मैं ये बात करता हूँ किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इस वॉल्यूम एलिमेंट के दरमियान है, तो इसका मतलब है कि उस वेलोसिटी का वेक्टर यहाँ तक है। इसका मतलब है हम लोग इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर मालूम कर सकते हैं कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो इस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर लाई करते हैं। सपोज हमने इस वेलोसिटी के जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है उसमें इजाफा हमने किया डी यू, वाई एक्सिस के साथ जो हमने इजाफा किया वो डी वी किया उसके कंपोनेंट में, और जेड एक्सिस के लॉन्ग जो इजाफा है वो हमने किया डी डब्ल्यू। यानी हम लोग ये देखना चाहते हैं कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी u एंड u प्लस डी यू के दरमियान रहती है। कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी w और w प्लस डी डब्ल्यू के दरमियान रहती है। कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी v एंड v प्लस डी वी के दरमियान रहती है। हम लोग ये मालूम करना चाहते हैं v प्लस डी वी के दरमियान रहती है। जब मैं ये कहता हूँ
कि हम लोग मॉलिक्यूल की तादाद मालूम करना चाहते हैं जिनकी वेलोसिटी इस रेंज में हो। तो इसका मतलब है इसमें थोड़ा सा इजाफा, इसका मतलब ये है कि हम देखना चाहते हैं कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी u प्लस डी यू के दरमियान हो, कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी w प्लस डी डब्ल्यू के दरमियान हो, कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी v प्लस डी वी के दरमियान हो। हम वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना चाहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि मैंने कहा था कि हम मालूम करना चाहते हैं कि 200 से 202 मीटर पर सेकंड के दरमियान कितने मॉलिक्यूल हैं। मैंने बात की थी कि 200 से 202 मीटर पर सेकंड के दरमियान अगर शुरू में 1000 मॉलिक्यूल है तो हमेशा ये रहेंगे। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, ये हमारे पास है 200 से लेके 200 प्लस 2, 200 प्लस 2, ये वेलोसिटी रेंज। इसको अगर सी कंसिडर करें तो ये हमारे पास सी प्लस डी सी होगा। हम मालूम करना चाहते हैं 200 से लेकर 202 मीटर पर सेकंड के दरमियान कितने मॉलिक्यूल हैं। इसका मतलब है सी एंड सी प्लस डी सी के दरमियान कितने मॉलिक्यूल हैं। क्योंकि सी एक वेलोसिटी कोऑर्डिनेट है, इसी तरह इसके 3 कंपोनेंट होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, इसके 3 कंपोनेंट होंगे। इस तरह जो डी सी है, जैसे सी के 3 कंपोनेंट होंगे, इस तरह जो डी सी है उसके भी 3 कंपोनेंट होंगे, डी यू डी वी डी डब्ल्यू। सी के 3 कंपोनेंट है यू वी डब्ल्यू, इसी तरह डी सी के भी 3 कंपोनेंट होंगे, डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। तो वेक्टर की रिजल्टेंट वाला जो फार्मूला है वो ये है कि किसी भी रिजल्टेंट का जो वेक्टर का स्क्वायर होता है वो इंडिविजुअल वेक्टर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यहाँ हमने ये बात की, हम मालूम करना चाहते हैं कि इस वॉल्यूम एलिमेंट के दरमियान मॉलिक्यूल कितने हैं। तो ये लिखा है कि हम मालूम करना चाहते हैं यू एंड यू प्लस डी यू, वी एंड वी प्लस डी वी और डब्ल्यू एंड डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू कितने मॉलिक्यूल। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से पहले कर भी चुका हूँ और मैं दोबारा करना चाहता हूँ, किसी भी वेलोसिटी रेंज के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे दो बातों पे डिपेंड करता है। दो बातों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 कि आपने वेलोसिटी कौन सी सिलेक्ट की है और इंटरवल कितना सिलेक्ट किया है। इसके बारे में पहले मैं आप लोगों से बात कर भी चुका हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम टोटल मॉलिक्यूल, किसी भी वेलोसिटी रेंज में कितने मॉलिक्यूल होंगे वो दो बातों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 कि आप लोगों ने वो फंक्शन है दो बातों का। नंबर 1 कि आपने वेलोसिटी कौन सी सिलेक्ट की है, वेलोसिटी को वी कहूं, और इंटरवल कौन सा सिलेक्ट किया है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है अगर मैं ये कहूं कि 200 से 202 मीटर पर सेकंड के दरमियान कितने मॉलिक्यूल, सपोज हमारे पास 200 से 202 मीटर पर सेकंड के दरमियान अगर हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल हैं, तो अगर ये इंटरवल मैं चेंज कर दूंगा, मैं कर दूंगा 200 से लेके 210 मीटर पर सेकंड के दरमियान कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी 200 से 210 मीटर पर सेकंड के दरमियान है। तो अगर मैं ये इंटरवल चेंज करूंगा तो ये मॉलिक्यूल्स की तादाद चेंज हो जाएगी। जाहिर है हमने इंटरवल बढ़ा दिया है, सपोज मॉलिक्यूल की तादाद अब 2000 होगी, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन गिवन वेलोसिटी रेंज फ्रॉम टोटल मॉलिक्यूल, पहले डिपेंड करता है कि इंटरवल कितना लिया है, और दूसरा है फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कौन सी सिलेक्ट की है। अब सपोज अगर मैं वेलोसिटी 1000 सिलेक्ट करूंगा, 1000 से 1002 वाले कितने मॉलिक्यूल है, तो वो तादाद हमारे पास जो है वो कम आएगी। इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गिवन वेलोसिटी रेंज डिपेंड इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इंटरवल जो हमने सिलेक्ट किया है। तो 1000 से 1002 चूंकि वेलोसिटी की हमने ज्यादा बड़ी वेलोसिटी ले ली है, वेलोसिटी की वैल्यू, इसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होगी। सपोज इसमें 300 मॉलिक्यूल है। तो दो बातों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है। हम कब कहते हैं कि कोई चीज दूसरी का फंक्शन है, हम उस वक्त कहते हैं सपोज हमारे पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, या हाँ y इज इक्वल टू सपोज 2x प्लस 1 है। तो अगर हम x की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करेंगे तो y की वैल्यू आती जाएगी। सपोज हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ हमारे पास y जो है वो हमारे पास 3 आ जाता है। यहाँ पुट करें 2 1 2 प्लस 1 3। इस तरह अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं
तो हमारे पास y जो है वो हमारे पास 5 आ जाता है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि y जो है उसकी वैल्यू x पे डिपेंड करती है। मैं कह सकता हूँ y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसी तरह जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है किसी भी वेलोसिटी रेंज में वो डिपेंड करते हैं कि आपने वेलोसिटी कौन सी सिलेक्ट की है और इंटरवल क्या है। मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन गिवन वेलोसिटी रेंज इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इंटरवल। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो यहाँ करने वाली थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट जो है वो आगे चलते हैं। ये वही है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन गिवन वेलोसिटी रेंज डिपेंड अपॉन कि वेलोसिटी कौन सी है, इंटरवल क्या है। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग फार्मूला आ गया, वाई एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग। और याद रखें ई एन और एन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक में इस चीज को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। अब चूंकि जो तीनों कंपोनेंट हैं यू वी और डब्ल्यू वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। ये भी एक लेक्चर प्रोबेबिलिटी में मैं आपको सेंड करूंगा, उसमें समझ आएगी आप लोगों को इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है मॉलिक्यूल की के यू एंड यू प्लस डी यू, वी एंड वी प्लस डी वी, डब्ल्यू एंड डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू, क्या प्रोबेबिलिटी है कि मॉलिक्यूल इस इंटरवल में रहेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी उसका फार्मूला ये जो मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, ये फार्मूला है। हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमने क्या किया, हम एन जो है वो इस साइड पे लेके आ गए, डी यू डी वी डी डब्ल्यू हम इसके नीचे लेके आ गए। तो ये आ गया डी एन और डी यू डी वी डी डब्ल्यू। और मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन वॉल्यूम एलिमेंट। क्योंकि गैस जो है वो स्टेशनरी पड़ी है सिलेंडर के अंदर, तो उसकी डेंसिटी जो है वो हमारे पास क्या आएगी, उसकी डेंसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म होगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गिवन वॉल्यूम विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। हम कहेंगे डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी। डेंसिटी यूनिफॉर्म होने से मुराद क्या है, हम कहेंगे कि इसमें चेंज नहीं आएगा, चेंज जीरो आएगा। यानी डेंसिटी में कोई यूनिफॉर्म होने से मुराद है कांस्टेंट डेंसिटी, इसमें कभी चेंज नहीं आ रहा। अगर हम टेम्परेचर चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास डेरिवेटिव है इस डेंसिटी का वो हमारे पास जीरो होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है तो जीरो आएगा। या फिर दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं ये जो हमारे पास फैक्टर है एफ ऑफ यू एफ ऑफ बी, ये चूंकि डेंसिटी के इक्वल है, हम कह सकते हैं कि इस फैक्टर में एफ ऑफ यू एफ ऑफ बी और एफ ऑफ डब्ल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। यानी ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। यानी हमारे पास जो हमने वॉल्यूम का एलिमेंट हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, सिलेंडर में यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेंडर में दूसरी जगह से इतना ही वॉल्यूम सिलेक्ट किया, तीसरी जगह से इतना ही वॉल्यूम सिलेक्ट किया, चौथी जगह से इतना ही वॉल्यूम सिलेक्ट किया। इन वॉल्यूम एलिमेंट्स के दरमियान जो मॉलिक्यूल की तादाद कांस्टेंट है, हम कहेंगे डेंसिटी यूनिफॉर्म है, डेंसिटी कांस्टेंट है। और जो कांस्टेंट होता है तो उसके अंदर जो चेंज है वो जीरो होती है, और चेंज को डेरिवेटिव कहते हैं। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो जैसे कि मैंने ये कहा, इसका डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास ये डेरिवेटिव आएगा जीरो। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी से मुराद ये है, सपोज एक गैस का मॉलिक्यूल जो है वो एक सिलेंडर के अंदर मूव कर रहा है, तो हमने ये सिलेक्ट किया है एक्स वाई और जेड डायरेक्शन। मॉलिक्यूल को नहीं पता, मॉलिक्यूल जस्ट मूव कर रहा है, हर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उसको नहीं पता कि वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। उसकी हर डायरेक्शन में मूव करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम कहते हैं आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक हर डायरेक्शन में मूव करने की प्रोबेबिलिटी सेम है, सेम है। तो हम कह सकते हैं ये आइसोट्रोपिक, हम कह सकते हैं कि ये जीरो है, इसमें जो चेंज है जीरो है। दो बातें हैं, एक तो डेंसिटी यूनिफॉर्म है या डेंसिटी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। और दूसरा जो है वो ये है कि जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है सी, वो हमने जो सिलेक्ट की है, सपोज 1000 मॉलिक्यूल है, उनकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी 200 से 202। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी 200 से 202। उन 1000 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी चेंज नहीं। हालांकि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की वेलोसिटी थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी का डेरिवेटिव है वो भी जीरो होगा।
दो बातें हैं, डेंसिटी यूनिफॉर्म, तो डेंसिटी में चेंज जीरो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो इसका मतलब है वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो आएगा। आगे हम देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव हमने लिया है वो जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी 1000 मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव जीरो। यहाँ पे हमने पावर फार्मूला लगाया है, पावर फार्मूला आप लोगों को पता है, अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाहता हूँ एक्स रेज्ड पावर एन का, अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाहता हूँ तो वो क्या बनेगा, पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से एक माइनस की, और फिर जो बेस है आगे उसका भी डेरिवेटिव आएगा डेल ऑफ एक्स। यही यहाँ पे है सी स्क्वायर 2c, इसका डेरिवेटिव 2u, पावर शुरू में आ गई, पावर में से एक माइनस 60 डेल यू, क्योंकि जिसकी पावर है उसका भी डेरिवेटिव लेना है। 2 शुरू में आ गया, 2v, 2 में से एक माइनस किया 2v, और फिर v का भी डेरिवेटिव डेल v ये लिया, और चूंकि वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही, उसका डेरिवेटिव जीरो होता है, तो ये जीरो आ गया। यहाँ 2 मल्टीप्लाई इधर आ गया, डिवाइड हो गया, जीरो हो गया, हमारे पास क्या बना, u डेल u प्लस v डेल v प्लस w डेल w इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज जो है वो जीरो है, क्योंकि किसी खास वेलोसिटी में जो मॉलिक्यूल्स की तादाद कांस्टेंट है, अगर मैं कहूँ कि 1000 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है 1000 है, वो वक्त के साथ जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो ये इक्वेशन आ गई। अब अब बात यह है कि अब दो कंस्ट्रेंट हमने ये लगाई है, दो कंस्ट्रेंट लगाई है, एक कंस्ट्रेंट हमने ये लगाई है कि डेंसिटी यूनिफॉर्म है किसी वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर, और दूसरी कंस्ट्रेंट ये लगाई है कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगी। अब एंड पे जो फार्मूला आएगा वो उस खास वेलोसिटी के लिए आएगा। अब अगर हम इस कंस्टेंट से उसको आजाद करना चाहते हैं इक्वेशन को इस कंस्टेंट से, तो हम लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड मल्टीप्लायर जो है वो यूज करते हैं। इसकी डिटेल में तो नहीं जाते ये कैसे है, लेकिन ये है कि क्योंकि वेलोसिटी हमने कहा है ना कांस्टेंट 200, तो हम चाहते हैं कि तमाम मॉलिक्यूल्स की बात करें, तो उस चीज से आजाद करने के लिए हमने 2x के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको 2x के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। इसी तरह मैंने कहा था कि चूंकि डेंसिटी यूनिफॉर्म रहती है, ये डेंसिटी इक्वल है, डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, तो उसमें चेंज जीरो आएगा। इसका डेरिवेटिव आप लें, इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल के मुताबिक लेते हैं। प्रोडक्ट रूल का आपको पता होगा, सपोज हमारे पास u और v दो क्वांटिटीज हैं, इनका अगर हम डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो इनका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, इनका डेरिवेटिव लेते हैं पहले u एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। वही चीज हमने यहाँ भी करनी है कि पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, बाकी को चेंज f डैश ऑफ u इनको चेंज नहीं करेगी, लेकिन फिर जिसका डेरिवेटिव लिया है उसका अकेला का उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव आएगा डेल u। इस तरह हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इन दोनों को नहीं छेड़ेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, इफ f डैश ऑफ v इनटू डेल v। फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, इन दोनों को नहीं छेड़ेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, f डैश ऑफ w इनटू डेल w ये लेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, इस पूरी इक्वेशन को f ऑफ u, f ऑफ v और f ऑफ w पे डिवाइड कर दें। f ऑफ u, f ऑफ v और f ऑफ w पे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। जब f ऑफ u, f ऑफ v और f ऑफ w पे डिवाइड करेंगे, यहाँ f ऑफ v और f ऑफ w तो कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास क्या रह गया, f डैश ऑफ u इनटू डेल u डिवाइडेड बाय f ऑफ u। यहाँ पे f ऑफ u और f ऑफ w कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बटे में बनेगा f डैश ऑफ v और f ऑफ v। तो इस तरह हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, लेट मी शो यू दैट रिजल्ट, तो हमारे पास ये बनेगा, ये बनेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इस इक्वेशन को हम लोग, ये इक्वेशन 4 को हम लोग ऐड कर देंगे इस इक्वेशन 6 में, और ऐड करके डेल u कॉमन ले लेंगे।
जब ऐड करके डेल यू कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो ये बनेगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, ये जो कांस्टेंट 2x हमने सिलेक्ट किया था, ये कांस्टेंट 2x जो हमने सिलेक्ट किया था इसकी वैल्यू कुछ इस तरह सिलेक्ट करते हैं कि ये जो फैक्टर है इसका आंसर हमारे पास 0 आता है। हम 2x की वैल्यू कुछ इस तरह सिलेक्ट करते हैं, यानी वी सिलेक्टेड 2x इन सच अ वे, वी सिलेक्टेड 2x in such a way that this factor becomes zero। हमने कुछ इस तरह सिलेक्ट किया, ये फैक्टर 0 हो गया। हम x सिलेक्ट इस तरह करते हैं, ये फैक्टर 0, ये अलग से 0 आ गया, ये अलग से 0 आ गया, ये अलग से 0 आ गया। अब हम इस पे आगे जाके देखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात थी कि हमने 2x को जिस तरह सिलेक्ट किया कि ये 0 है, हर एक 0 है। अब यहाँ एक और चीज है, एफ डैश ऑफ यू को हम किस तरह लिख सकते हैं? एफ डैश ऑफ यू है क्या? असल में तो हमने ये जो फंक्शन है एफ ऑफ यू, इसका डेरिवेटिव लिया था डी यू के हिसाब से। जब इसका डी यू के हिसाब से डेरिवेटिव लिया था, इसको हम लोग कहते हैं एफ डैश ऑफ यू। एफ डैश ऑफ यू क्या है? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू डी यू। ये एफ डैश ऑफ यू ये सिंपल हमारे पास है, तो एफ डैश ऑफ यू की जगह पे एफ ऑफ यू और डी यू भी हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये प्लस 2x यू आ गया, हमने क्या किया, एफ डैश ऑफ यू को लिख दिया डी ऑफ डी यू इन ऑफ एफ ऑफ यू, ये हमने लिख दिया। इस तरह जो एफ डैश ऑफ वी है, जो हमारे पास एफ डैश ऑफ वी है, इसका मतलब क्या है कि हमने फंक्शन एफ ऑफ वी को, हमने फंक्शन एफ ऑफ वी का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वी, ये डेरिवेटिव लिया, बाकी सारा सेम इस तरह वी वाले की सिंपल मैथमेटिक्स है। हमारे पास एफ डैश ऑफ यू प्लस 2x यू इधर जाके माइनस हो गया, और हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, नीचे वो फंक्शन हो, जैसे आप लोगों को पता है कि dx ओवर x, अगर हम लोग इसका इंटेग्रल लेंगे, जो चीज बटे के नीचे है अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम बटे वाली चीज को लिख देते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ दिस, नेचुरल लॉग ऑफ x। इसी तरह हमने इसका नेचुरल लॉग लिख दिया यहाँ पे, ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ यू, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, हम इसका इंटेग्रल करेंगे तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ यू। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो यू है पावर फार्मूला लगाएंगे, और इंटेग्रल का पावर फार्मूला हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास कोई एक्स है और यहाँ पे आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो इंटेग्रल इसका क्या आएगा, ये आएगा एक्स ऑफ 1 + 1 ओवर 1 + 1, और फिर आगे कोई हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, सपोज सी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ u की पावर 1 है, u की पावर हमारे पास 1 है, जब इसका हम इंटेग्रल लेंगे तो क्या बनेगा, 1 + 1 2 आ गया, बटे में भी 2 आ गया, और आगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है नेचुरल लॉग ऑफ ए ले लिया, 2 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस एक्स यू बना, यहाँ हमारे पास 2 2 से कैंसिल, माइनस एक्स यू प्लस नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब ये जो नेचुरल लॉग ऑफ ए है इस साइड पे आ गया, तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ ए, नेचुरल लॉग ऑफ ए जो है उसको एक दफा लिखें, तो यहाँ नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस इधर जाके माइनस हो गया, तो नेचुरल लॉग ऑफ ए को एक दफा लिखा, इधर बना एफ ऑफ यू ओवर ए बना, यहाँ बन गया हमारे पास माइनस एक्स यू स्क्वायर। अब आपको पता है इस नेचुरल लॉग को कैसे खत्म करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, और एंटी लॉग लेने का तरीका ये होता है कि एक साइड से नेचुरल लॉग खत्म कर दें और दूसरी साइड वाली चीज को e की पावर में लिख दें, ये बनेगा माइनस एक्स यू स्क्वायर, एक्स यू स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा, एफ ऑफ यू ओवर ए। नेचुरल लॉग खत्म करने का तरीका ये है कि दूसरी साइड पर जो चीज है वो हमारे पास x की पावर में चली जाएगी, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, तो ये आ गया, ये चीज पावर में चली गई, आप a डिवाइड मल्टीप्लाई हो गई। जैसे हमने एफ ऑफ यू लिया है,
अब इसी को देखते हुए अगर मैं आपसे कहूं कि आप एफ ऑफ वी लिखें, तो एफ ऑफ वी हमारे पास क्या है? एफ ऑफ वी हमारे पास आएगा ए इंटू ई रेज्ड पावर माइनस एक्स वी स्क्वायर, यू स्क्वायर कीजिएगा वी स्क्वायर। इसी तरह एफ ऑफ डब्ल्यू हमारे पास क्या है? एफ ऑफ डब्ल्यू हमारे पास आएगा ए इंटू ई रेज्ड पावर माइनस एक्स ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर। ये जैसे हम ये, अब हमारे पास एफ ऑफ यू भी है, एफ ऑफ वी भी है, एफ ऑफ डब्ल्यू भी है। ये हम ऊपर एक इक्वेशन है उसमें हम लोग पुट करते हैं, ये यू के लिए डब्ल्यू के लिए है, और ऊपर जो हमने प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन लिखी थी उस इक्वेशन के अंदर हम लोग पुट कर देंगे। वो इक्वेशन क्या लिखी थी वो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। वो इक्वेशन हमारे पास थी एफ ऑफ यू एफ ऑफ वी एफ ऑफ डब्ल्यू इनटू डी यू डी और डी डब्ल्यू। तो हमने एफ ऑफ यू की जगह पुट किया, एफ ऑफ वी की वैल्यू पुट की, एफ ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू पुट की और आगे ये लिखा। अब इन तमाम में से माइनस एक्स जो है वो कॉमन आता है। अगर माइनस एक्स कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में यूज कर, आपको पता है अगर बेस एक जैसी हो तो पावर जमा हो जाती है। सबसे पहले तो ये पावर्स ऐड होंगी, तो पावर्स को ऐड करेंगे और माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ये बन गया। और हम पहले देख चुके हैं वेक्टर के मुताबिक कि ये चूंकि वेक्टर सी के कंपोनेंट थे तो ये सी स्क्वायर इनकी जगह पे आएगा, हमारे पास यहाँ पे सी स्क्वायर आ गया। और प्रोबेबिलिटी को हम इस तरह भी लिखते हैं और ए और ए मल्टीप्लाई होकर ए क्यूब बन गया। और प्रोबेबिलिटी है चूंकि ये प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन वेलोसिटी रेंज डीएनसी का मतलब क्या है? वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी सी एंड सी प्लस डी सी के दरमियान आती है, सी एंड सी प्लस डी सी के दरमियान आती है, डीएनसी से मुराद ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में से कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी सी और सी प्लस डी सी के दरमियान आती है। टोटल मॉलिक्यूल में से कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी जो है 200 से लेके 202 मीटर पर सेकंड के दरमियान आएगी। वो मॉलिक्यूल अगर हम लोग मालूम करना चाहते हैं तो हमने वो फार्मूला एक तरह का ड्राइव कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो दो चीजों का फंक्शन है। पहले शुरू में जो मैंने कहा था कि किसी भी वेलोसिटी रेंज में कितने मॉलिक्यूल होंगे, वो दो चीजों का फंक्शन है। नंबर वन वेलोसिटी क्या है और नंबर टू इंटरवल क्या है। वो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी भी वेलोसिटी रेंज में है दो चीजों का फंक्शन है। किस किस का? नंबर वन हमारे पास वेलोसिटी क्या है और नंबर टू वेलोसिटी का फंक्शन और इंटरवल। तो ये वेलोसिटी का जो फंक्शन आया है हमारे पास वो ये आया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन वेलोसिटी। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी भी गिवन रेंज में वो डिपेंड करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ वेलोसिटी और साथ हमारे पास इंटरवल जो है वो क्या है। दरअसल ये वही इक्वेशन हमने यहाँ पे डिराइव कर ली है। अब इसमें अगर हमें पता हो कि ए क्या है और एक्स क्या है, ये कांस्टेंट है, अगर इन दो का हमें पता हो ए और एक्स का तो हम लोग मालूम कर सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है किसी भी गिवन रेंज में मॉलिक्यूल्स की तादाद जो हमारे पास क्या होगी। अब हम लोग मालूम करेंगे ए और एक्स की वैल्यू तो ताकि हमारे पास फाइनल इक्वेशन है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से ये करने लगा हूँ। आप लोग फर्ज करें कि आपके पास एक गुब्बारा है, आपने एक छोटे गुब्बारे को एक बड़े गुब्बारे के अंदर डाला हुआ है, एक छोटे गुब्बारे को एक बड़े गुब्बारे के अंदर सपोज आपने डाला हुआ है। एक छोटे से गुब्बारे को एक छोटे से गुब्बारे को बड़े गुब्बारे के अंदर डाला हुआ है। आप छोटे गुब्बारे को अंदर फुला देते हैं और फिर बड़े गुब्बारे को आप लोग फुला देते हैं। तो छोटे गुब्बारे और बड़े गुब्बारे के दरमियान जो खाली एक जगह होगी, इसमें भी जाहिर है कि छोटे गुब्बारे और बड़े गुब्बारे के दरमियान कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। हम लोग अगर मालूम करना चाहते हैं कि इनका वॉल्यूम क्या है, ये दरमियान वाली जगह का वॉल्यूम क्या है, तो ये मालूम करने का जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, दरमियान वाली जगह का एरिया। और एरिया फाइंड करने का तरीका हमारे पास ये है 4 पाई r स्क्वायर।
ये हमारे पास स्फीयर का एरिया फाइंड करने का फार्मूला है। अब हम वॉल्यूम चूंकि फाइंड करना चाहते हैं तो हम इस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस के साथ। ये थिकनेस कितनी है एरिया अब चूंकि हम मालूम करना चाहते हैं। अब एक बात पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये हमारे पास वेलोसिटी कोऑर्डिनेट है। इनमें अगर इस पॉइंट से मुराद मॉलिक्यूल नहीं है बल्कि इससे मुराद है वो मॉलिक्यूल जिसकी वेलोसिटी इतनी है। अगर हम देखना चाहते हैं सी और सी प्लस डी सी, इनके दरमियान अगर हम देखना चाहते हैं कितने मॉलिक्यूल है, दरअसल ये मॉलिक्यूल मैं नहीं लगा रहा, ये वेलोसिटी कोऑर्डिनेट है। अगर यहाँ कोई भी मैं पॉइंट लगाता हूँ तो इसका मतलब है ये उस मॉलिक्यूल को शो कर रहा है जिसकी वेलोसिटी सी और सी प्लस डी सी के दरमियान रहेगी। तो मैं इस वॉल्यूम एलिमेंट के दरमियान, ये जो दरमियान वाला है, इस वॉल्यूम एलिमेंट के दरमियान मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें पता हो ना मॉलिक्यूल की तादाद, तो हम उस वक्त मालूम कर सकते हैं जब हमें इस वॉल्यूम एलिमेंट का पता हो इस एलिमेंट का वॉल्यूम क्या है। तो वॉल्यूम मालूम करने का तरीका जो हमारे पास होता है वो होता है 4πr² इंटू थिकनेस। अब हमें पता है कि चूंकि हमारे पास ये जो स्फीयर है अंदर वाला स्फीयर, इसकी रेडियस सी है तो बनेगा 4πc², और इसकी थिकनेस हमें पता है कि वो dc है। तो हमारे पास इस वॉल्यूम एलिमेंट का फार्मूला, इस वॉल्यूम एलिमेंट का फार्मूला 4πc² इंटू dc, वॉल्यूम एलिमेंट का फार्मूला। ये इस वॉल्यूम एलिमेंट, ये जो वॉल्यूम एलिमेंट du, dv और dw है, इसका जो वॉल्यूम है वो 4πc² इंटू dc है। तो हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना चाहते हैं जो इसमें रहते हैं। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लगाता हूँ, इस पॉइंट का मतलब है वो मॉलिक्यूल जिसकी वेलोसिटी सी और सी प्लस डी सी के दरमियान। तो हमने अब वॉल्यूम फाइंड कर लिया है। वॉल्यूम हमारे पास आ गया 4πc² इंटू डी सी, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है 4π रेडियस² इंटू थिकनेस। ये हमारे पास एरिया है, एरिया इंटू थिकनेस, ये हमारे पास जो है ये स्फीयर के वॉल्यूम एलिमेंट का फार्मूला है। अब ये स्फीयर का जो वॉल्यूम एलिमेंट का फार्मूला हमने मालूम किया है वो आप लोग इसकी जगह पुट कर दें 4πc² इंटू डी सी। अब हम लोग यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं वैल्यू ऑफ ए, कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। तो हमने डी यू डी वी डी डब्ल्यू की जगह वॉल्यूम एलिमेंट पुट किया। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग मालूम करना चाहते हैं, यहाँ पे सपोज मैं इस वेलोसिटी को सी की जगह यहाँ ओरिजिन पे लेके आ जाता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ इस सी और यहाँ कितने मॉलिक्यूल है, तो जाहिर है तमाम मॉलिक्यूल इसके दरमियान आ जाएंगे। अगर मैं इस दरमियान वाला ये जो हमने लिया है, अगर ये वेलोसिटी जो है वो सी को मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ, इस स्फीयर को बिल्कुल छोटा कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि इस छोटे स्फीयर, सपोज इस स्फीयर को मैं बिल्कुल छोटा कर देता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ लाता हूँ, बहुत छोटा कर दिया स्फीयर को, और मैं कहता हूँ कि इस स्फीयर और इसके दरमियान तो ज़ाहिर है तमाम मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो इसको फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा जिनकी वेलोसिटी 0 से लेके इन्फिनिटी तक है। जब मैं इस स्फीयर को छोटा कर दूंगा, इसके दरमियान ये सी को यहाँ बिल्कुल ओरिजिन पे लेके आ गया, इसका मतलब वेलोसिटी 0। जब मैं सी को यहाँ लेके आऊंगा, आप लोगों को बता चुका हूँ कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे, तो उसका मतलब क्या है, बहुत कम वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ लेके आ जाऊंगा फिर इंटीग्रेट करूंगा, इसका वेलोसिटी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो मैं स्पीड की बात करूँ 0 से लेके इन्फिनिटी तक, मैं उसको क्या करूंगा, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा। पहले हमने क्या किया, n इधर डिवाइड है, इधर n मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करूंगा, जब मैं dn को इंटीग्रेट करूंगा तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कट जाएंगे, यहाँ हमारे पास आ जाएगा n, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन उल्ट होते हैं। यहाँ इंटीग्रेट करूंगा 0 से इन्फिनिटी तक। ये जो हमारे पास एक इंटेग्रल है, इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास फार्मूला है स्टैंडर्ड इंटेग्रल का। आए हम इसको सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड इंटेग्रल से सॉल्व करते हैं। और इसका फार्मूला जो है स्टैंडर्ड इंटेग्रल का वो ये है, अगर e रेज़्ड पावर माइनस b अल्फा स्क्वायर हो, अल्फा रेज़्ड पावर n हो सपोज हमारे पास, तो इसका फार्मूला ये 2b n + 1/2, यहाँ ये n है जो भी यहाँ पे है,
और इस तरह ये गैमा जो है ये एक इंटेग्रल फंक्शन है, गैमा n+1/2। तो अब अगर मैं ये यहाँ पे अप्लाई करूँ तो ये क्या होगा, ये फार्मूला क्या होगा, यहाँ c की पावर हमारे पास क्या है, वो 2 है। तो यहाँ मैं कहूँगा x⁻³ क्योंकि x कोई कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, x⁻³ और γ3/2। γ3/2 की वैल्यू होती है π√2। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ मैं पुट करता हूँ 1/2, यहाँ n+1, 2+1/2, 3/2 आ गया, γ3/2 π√2 आ गई। तो हमारे पास जो इस फंक्शन की वैल्यू आई है वो आई है 1/4x3/2 इंटू पाई। इस फंक्शन की वैल्यू है, गौर से देखेंगे तो आप लोग कर लेंगे। तो हमारे पास ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू ये है 1/4x⁻³ इंटू पाई। यहाँ पे कुछ चीजें जो है पाई की पावर 1/2 है, ये पाई की पावर हमारे पास ये हमारे पास क्या बनेगा π3/2। तो हमारे पास जो है यहाँ n जो है n से कैंसिल हो गया, n से कैंसिल हो गया हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास a³ किसकी इक्वल आया, x3/2 ऊपर चला गया और पाई इंटू पाई 1/2, ये π3/2 नीचे आ गया। तो अगर मैं इसका दोनों साइडों पे थर्ड रूट लूँ, यानी पावर 1/3 लूँ दोनों साइडों पे, पावर 1/3 लूँ, थर्ड रूट से मतलब पावर 1/3, ये 3 सारे जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। पावर अगर 1/3 लूंगा तो सारे 3 कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 तो ए जो हमारे पास आएगा x/पाई का रूट आ जाएगा। तो ये जो ए की वैल्यू x/पाई आई है, इसको आप x ए की जगह पे पुट करें तो हमारे पास, क्योंकि ए क्यूब आया है तो x3/2 आएगा, π3/2 आएगा, बाकी सारा हमारे पास ये आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है इस x की। ये 4 शुरू में आ गया, π3/2 था, यहाँ सिर्फ पाई था, ये कैंसिल होकर नीचे पाई रहेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। ये अभी एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, x की वैल्यू फाइंड करते हैं अब मीन स्क्वायर वेलोसिटी के फार्मूले से। और मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास ये है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल वेलोसिटीज। आगे जाके देखेंगे कि ये फार्मूला कैसे आया, अलहदा से इसकी डिस्क्रिप्शन जो है, एक अलहदा से लेक्चर है इसके ऊपर। तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी का ये फार्मूला है। तो हम यहाँ डी एन सी और एन की ये वाली वैल्यू जो यहाँ लिखी है वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। जो डी एन सी और एन की वैल्यू लिखी है ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमारे पास ये चीज बन गई। तो सी स्क्वायर की c⁴ आ गया। अगेन हमारे पास ये फार्मूला है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूला है। इसमें क्या होता है, जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो इस अल्फा के साथ, उस कांस्टेंट की वैल्यू आती है n+1/2। यहाँ पे अल्फा की पावर जो है वो n है, यहाँ c की पावर 4 है, यहाँ बनेगा 4 + 1/2 यानी 5/2। ये इस तरह गैमा 5/2 आ गया। गैमा n जो है वो n-1 इंटू गैमा n-1 होता है। तो गैमा 5/2 क्या होगा, 3/2 इंटू गैमा 3/2। गैमा 3/2 की वैल्यू पहले फाइंड कर चुके हैं, π√2 है, वो वैल्यू यहाँ गैमा की जगह पुट करें 3/2 की जगह, यहाँ π√2 आ गया, 2 2 आर 4 और 3/4 π√2 आ गया। अब अगर इस इंटीग्रल की हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, x की पावर जो इसकी पावर x की बटे में x आएगा, इसकी पावर 5 + 1/2 और गैमा 5/2 की वैल्यू ये है। तो हमारे पास इस फैक्टर की जो वैल्यू हमारे पास आई है, इस फैक्टर की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो ये आई। तो हम इस इंटीग्रल में इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। हमने क्या किया, इस इंटीग्रल में वैल्यू पुट कर दी, हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास ये आ गई। यहाँ से हमने 1/x या हमने x की वैल्यू जो है वो निकाली, x की वैल्यू 1/x की वैल्यू हमारे पास जो बनी वो थी 1/x। 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, तो 2/3 c मींस कर ये 1/x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें पता है ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक आप लोग एफएससी में कर चुके हैं, पीवी = 1/3 mn मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यहाँ से मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू लेंगे कैसे, 3 पीवी और mn ये आ गया। अब हमें पता है कि पीवी आर टी की इक्वल होता है, तो हमने पीवी की जगह आर टी लिख दिया, आर टी डिवाइडेड बाई एम एन। तो 3 RT डिवाइडेड बाई एम एन ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। और पीछे हमने ये भी देखा है 1/x किसकी इक्वल है, 2/3 मीन स्क्वायर, x किसकी इक्वल आएगा 3/2 मीन स्क्वायर वेलोसिटी की इक्वल। तो ये हमने क्या किया,
1 ओवर एक्स की ये वाली वैल्यू जो है मीन स्क्वायर वेलोसिटी की जगह पे ये पुट कर दी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी की जगह पुट कर दिया 3RT ओवर एम एन। तो 3RT ओवर एम एन मीन स्क्वायर वेलोसिटी की जगह पुट किया, 3 3 से कैंसिल, 1 ओवर एक्स हमारे पास क्या आ गया 2RT ओवर एम एन। अब RT जो है ये इक्वल होता है R ओवर N, ये इक्वल होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K की। जनरल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 2kT ओवर m आ गया। तो हमारे पास 1 ओवर x की वैल्यू क्या आ गई 2kT ओवर m हमारे पास वैल्यू आ गई उसकी। अब हमें पता है और यहाँ से फिर x हमारे पास क्या आ गई 1 ओवर x की वैल्यू 2kT ओवर m है, x हमारे पास क्या आ गई ये x लिखा हुआ नीचे m ओवर 2kT। अब ये जो इक्वेशन पीछे हमने दी थी x की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमने ये इक्वेशन ली थी, इसमें a की वैल्यू पुट की थी, उसके अंदर आप लोग ये मैं दिखाना चाहता हूँ ये कौन सी इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, इस इक्वेशन ये जो हमारे पास इक्वेशन है इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट कर दें m ओवर 2kT। इस इक्वेशन में m की x की जगह m ओवर 2kT पुट कर दिया, तो यहाँ x है, यहाँ m ओवर 2kT की पावर 3/2 आ गया क्योंकि x की पावर 3/2 है, यहाँ x है, यहाँ x की जगह पे m ओवर 2kT आ गया और साथ ही इसका लिखा हुआ है ये हमारे। अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई पाई, पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो आपके पास ये आ गई। तो ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है ये मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज का फाइनल एक्सप्रेशन है। तो आप लोग देख सकते हैं किसी भी वेलोसिटी रेंज के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, किसी भी वेलोसिटी रेंज के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो आपके पास डिपेंड करते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या है गैस का, उस गैस का टेम्परेचर क्या है और आपने वेलोसिटी की रेंज कौन सी सिलेक्ट की, कौन सी वेलोसिटी आप लोगों ने सिलेक्ट की है उस चीज पर डिपेंड करता है। ये क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स जिनकी वेलोसिटी c और c प्लस डी सी के दरमियान है। ये फार्मूला जो हमने निकाला है और आप लोगों को मैंने शुरू में एक दफा बताया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स उनकी वेलोसिटी क्या होगी, कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी c और c प्लस डी सी के दरमियान होगी, कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं। तो ये फंक्शन है हमारे पास, हमने वेलोसिटी कौन सी सिलेक्ट की है और इंटरवल कौन सा सिलेक्ट किया है। वेलोसिटी हमने कौन सी सिलेक्ट एफ ऑफ सी, और ये एफ ऑफ सी अब हमने निकाल लिया है, वो ये फंक्शन है। यहाँ याद रखें कि e रेज्ड टू पावर दिस है नॉट c, दिस इज e रेज्ड टू पावर माइनस m c स्क्वायर ओवर 2k, ये e रेज्ड टू पावर ये है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ गई। इसी तरह जो डिफेक्ट है उसका डिफेक्ट क्या है, a significant defect of Maxwell law is the use of the assumption with the asserts that variable uv and w are statistically independent of each other. This assumption is not really obvious under condition of extremely low temperature. हमने ये कहा था कि हमने प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हुए मल्टीप्लाई किया था यूवी और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई किया था, तो कि हमने ये कहा था कि ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन हकीकत में जब टेम्परेचर बहुत कम होता है या डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं रहते, यही एक डिफेक्ट है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।